वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विकसित दिल्ली 2047 मास्टर प्लान से बदलेगी राजधानी की सूरत। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी का जताया आभार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सर्वांगीण और सुव्यवस्थित विकास के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का स्वागत किया है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी विजन के लिए दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान 2047 केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह विकसित दिल्ली की मजबूत नींव और भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित, आधुनिक और सुविधाजनक शहर का ठोस भरोसा है। सीएनजी गाड़ी है तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां। हाइड्रो टेस्ट से लेकर रिफ्यूलिंग तक पढ़े सुरक्षा के जरूरी नियम। बाहरी दिल्ली के टिकरी कला में एक सीएनजी स्टेशन पर हुई दुर्घटनात्मक विस्फोट में बुधवार को 3 युवकों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद परिवार बिखर गया। आजीविका का संकट आश्रितों पर सामने चुनौती बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएनजी गाड़ी यदि सफर को सस्ता करती है तो वह हाइड्रो टेस्ट से लेकर रिफ्यूलिंग तक मेंटेनेंस और सेफ्टी से जुड़ी टेक्निकल चीजों पर ध्यान मांगती है। यदि आपके पास भी सीएनजी गाड़ी है तो सुरक्षा के उपाय जानना बहुत जरूरी है। हादसे के संबंध में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विस्फोट में शामिल एक ट्रक केवल 6 सीएनजी सिलेंडर ले जाने की अनधिकृत था। दिल्ली में एआई कौशल और स्वास्थ्य सुविधाओं के नए केंद्र खुले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मोती नगर ने जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। मदन लाल खुराना फाउंडेशन और ट्रिनिटी फाउंडेशन के साझे सहयोग से शुरू की गई यह पहल स्थानीय युवाओं को तकनीक से जोड़ने और नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मुहैया करवाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में युवाओं को सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस करना समय की सबसे बड़ी मांग है। पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। साहिल लोचव की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए साहिल लोचव की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है और जिससे कोई छात्र घायल हुए हैं। राहुल गांधी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। दिल्ली शहर में कनेक्टिविटी का नया प्लान। 4 हाई स्पीड रोड लिंक और 6 नए आरआरटीएस कॉरिडोर से सुपर फास्ट होगा सफर। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राजधानी को आसपास के शहरों से तेज और सुगम परिवहन नेटवर्क से जोड़ने पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 4 हाई स्पीड लिंक कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। ये कॉरिडोर दिल्ली को बागपत, लोनी, गाजियाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ेंगे। इनका उद्देश्य दिल्ली में अंतर्राज्यीय ट्रैफिक को कम कराना और एनसीआर में तेज आवागमन उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन को क्षेत्र स्तर पर मजबूत करने के लिए 6 नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर विकसित करने का भी है। दिल्ली में H1N1 का बड़ा प्रकोप। एक दिन में मिले 114 नए मरीज। 2026 में आंकड़ा 1777 तक पहुंचा। दिल्ली में H1N1 संक्रमण की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। 20 अगस्त को राजधानी में एक ही दिन में 114 नए H1N1 मरीज मिले। इसके साथ ही वर्ष 2026 में अब तक पुष्ट मरीजों की संख्या बढ़कर 1777 हो गई है। 2 सप्ताह पहले को 6 अगस्त की संख्या 1344 थी, यानी महज 14 दिन में 433 नए मामले सामने आए हैं। इससे पिछले वर्ष की अवधि में 229 मामले थे। ऐसे में इस वर्ष अब तक मामले करीब 8 गुना हो चुके हैं। 20 अगस्त को दिल्ली में कुल 159 इन्फ्लुएंजा मरीज मिले, जिनमें 114 H1N1 के थे, यानी एक दिन में सामने आए इन्फ्लुएंजा मामलों में बड़ी हिस्सेदारी H1N1 की रही।
राहुल का धरना, एफआईआर की मांग और टकराव, पैलेट गन को लेकर डीसीपी कार्यालय के बाहर क्या क्या हुआ। दिल्ली में शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यह उस समय हुआ जब राहुल गांधी पैलेट गन मामले को लेकर डीसीपी से मिले और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने पैलेट गन से कई छात्रों को घायल किया। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई से मिली है। वहीं पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर राहुल गांधी ने डीसीपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के साथ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। उधर पुलिस ने हिरासत के तौर पर बैरिकेडिंग कर कनॉट प्लेस में संसद मार्ग थाने की ओर जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, निजी जानकारी फैलाने का आरोप। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। सौरभ दास ने अभिजीत पर उनकी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया है। सौरभ दास ने उनसे जुड़ी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर वायरल करने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मामले में गूगल और एक्स कॉर्प को भी प्रतिवादी बनाया है। सौरभ दास ने अपनी निजता, सम्मान और सुरक्षा के अधिकार के उल्लंघन का दावा किया है। रक्षाबंधन पर रेल यात्रियों को राहत, कोटा हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, लगाएगी 3 फेरे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी ट्रेनों में भीड़ है। कई रूट की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। रक्षाबंधन में लोगों को यात्रा करने में परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखकर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह विशेष ट्रेन 27 अगस्त तक 3 फेरे लगाएगी। इससे रक्षाबंधन में अपने भाई बहन के पास जाने वालों को सुविधा भी मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अन्य रूट की भी समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता अनुसार विशेष ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। एक्शन मोड में दिल्ली नगर निगम 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर एंटी लार्वा स्प्रे, मच्छरों के खिलाफ मेगा अभियान। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को भापुर प्रवेशवाही ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निगम और उत्तर रेलवे के संयुक्त अभियान के तहत पहले चरण में करीब 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वाल दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई 2 दिन बाद भी नहीं उठा कूड़ा, दिल्ली नगर निगम ने दी बड़ी चेतावनी। नगर निगम के उत्तर पूर्वी जोन की वार्ड समिति की बैठक में शुक्रवार को शुरुआत में ही सड़कों पर फैले कूड़े का मुद्दा उठ गया। पूर्व चेयरमैन एवं पार्षद पुनीत शर्मा ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में अब भी जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। स्थिति यह है कि मुख्य मार्गों से भी कूड़ा नहीं हटाया जा सका है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर वार्ड समिति के चेयरमैन पंकज लूथरा ने कहा है कि कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। खान मार्केट को दिल्ली एससी से झटका, एनडीएमसी को एक समान टैक्स कैलकुलेशन का निर्देश देने से किया इनकार। एनडीएमसी को अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्ति कर की गणना के लिए एक समान मूल्यांकन तरीका अपनाने का निर्देश देने की मांग वाली खान मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। एनडीएमसी इलाके में कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चाणक्य की पूरी और लुटेंस दिल्ली के कई अन्य व्यावसायिक और रिहायशी इलाके शामिल है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ठुकरा दी कि अदालत यह निर्देश नहीं दे सकता है कि एमसीडी जैसे कानूनी संस्था को रेंटेबल वैल्यू तय करने का तरीका कैसे बनाना और लागू करना चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति, दिल्ली पुलिस से पहले एनओसी देने से किया था इनकार। दिल्ली पुलिस ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पदाधिकारियों को शुक्रवार 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। हालांकि इस आंदोलन को पहले अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया था। हालांकि सोशल मीडिया में इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति देने में काफी देरी हो गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से एक एक्स पर सूचना दी गई है कि 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एनओसी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार हर्ष दुबे और अभिषेक अग्निहोत्री को रामलीला ग्राउंड में अधिकतम 500 लोगों तक सीमित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है।
करोल बाग में जोहरी की कार का शीशा तोड़कर 2 करोड़ की जेवर चोरी, सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध। करोल बाग इलाके में जयपुर के जोहरी की खड़ी कार से 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने और हीरे के जेवर चोरी हो गई। यह घटना 19 अगस्त को हुई जब जयपुर के जौहरी और एसकेजी कुंदन क्राफ्ट्स के मालिक कन्हैया लाल अपने बेटे ध्रुव सोनी और एक कर्मचारी के साथ मार्केटिंग के लिए काम से दिल्ली आए थे। कन्हैया लाल की कार में 3 बैकपैक और एक सूटकेस थे। बैकपैक में सोने और हीरे के जेवर तथा एक लैपटॉप था, जबकि सूटकेस में कपड़े थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि लाल ने ग्रेटर कैलाश इलाके में कई जौहरी डीलरों के से मुलाकात की और बाद में करोल बाग पहुंचे। दिल्ली में रिटायर्ड कर्नल को दिया डिजिटल अरेस्ट, 15.50 लाख ठगी, कंबोडिया दुबई तक फैले नेटवर्क वाली 4 गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सेना के रिटायर्ड कर्नल को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 15,50,000 की धोखाधड़ी की थी। आरोपित साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के लिए मददगार के तौर पर काम करते थे। जांच में सामने आया है कि वे धोखाधड़ी से हासिल पैसे की ट्रांसफर करने के लिए म्यूल या करंट बैंक अकाउंट का प्रबंधन और सप्लाई करते थे। इनके तार कंबोडिया और दुबई से ऑपरेट करने वाले सिंडिकेट से जुड़ पाए गए हैं। थार में सवार होकर रंगदारी वसूलने निकले थे हिमांशु भाव गैंग के 2 शूटर, दिल्ली हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली और हरियाणा के सीमावर्ती इलाके रनहोरा में बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस के साथ कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाव गिरोह के 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के मालिक से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने की फिराक में थे। जानकारी के अनुसार रनहोला और बकरवाला रोड पर आधी रात को पुलिस ने संदिग्ध महिंद्रा कार थार को रोकने का इशारा किया। गाड़ी में सवार हिमांशु भाव गैंग के 2 शूटरों ने सरेंडर करने के बजाय वाहन को खेतों की तरफ भगा दिया और पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से कुल 8 राउंड गोलियां चलाई गई है। नकली और कैंसर की दवाओं से के बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश, दिल्ली मुंबई समेत कई राज्यों से 17 अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की नकली और अस्पतालों से चोरी की गई महंगी दवाओं के एक बड़े अंतर्राज्यीय अवैध नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा समेत कई जगहों से अब तक 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डिब्बे और 3021 अन्य दवाएं बरामद की गई है और 50 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मालवाहक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन पर बैन, अगले साल से नियम लागू। CAQM के सदस्य सचिव तरुण कुमार धिथोड़े ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और व्यावसायिक वाहनों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2025 में दिल्ली में बेचे गए कुल नए हल्के माल वाहकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 7% तक पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार 2025 में दिल्ली में 14,712 नए हल्के मालवाहक वाहन मिले, जिनमें से 17,646 सीएनजी और 1,026 इलेक्ट्रिक वाहन थे, जबकि डीजल के 35 और पेट्रोल के महज 4 वाहन बिके। उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली में एन1 श्रेणी के वाहनों की संख्या 101.6 लाख हो गई, जिसमें से 1.3 लाख सीएनजी और 1,980 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। पीएम मोदी के डिग्री पर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती, दिल्ली एससी में अब तक 29 सितंबर को अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री की जानकारी देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 सितंबर को सुनवाई करेगा। बृहस्पतिवार को मामले पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने मामले को अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 29 सितंबर के लिए तय कर दिया। कालकाजी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के बीच बड़ा ट्रैफिक का दबाव, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर होगी सख्त कार्रवाई। कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन और मोदी मिल फ्लाईओवर तक इसके एक्सटेंशन का काम एक पखवाड़ा पहले शुरू हुआ है। बैरिकेडिंग के चलते सड़क संकरी हो चुकी है और ट्रैफिक दबाव के साथ ही गलत दिशा में आ रहे वाहनों के कारण सुबह शाम जाम की स्थिति बन रही है। ओखला फेज 3 समेत एयरपोर्ट जाने वालों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम पूरा होने तक बनी रहेगी, जो लगभग 3 वर्षों तक चलेगा। हालांकि गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात करने और व्यावसायिक वाहनों को डाइवर्ट कर जाम से कुछ राहत दिलाने पर ट्रैफिक पुलिस विचार कर रही है।
दिल्ली में मिनी सचिवालय की योजना पड़ी सुस्त, 13 में से सिर्फ 6 जिलों के लिए ही मिल सकी है जमीन। दिल्ली के सभी जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना की गति धीमी है। यहां तक कि द्वारका सेक्टर 10 में बनने वाले मिनी सचिवालय के लिए गत जनवरी से सरकार की वित्त एवं व्यय समिति में 212 करोड़ की मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद भी योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से जमीन भी राजस्व विभाग को हस्तांतरित नहीं हो सकी है, जबकि 7 जिलों में अभी जमीन की खोज भी पूरी नहीं हुई है। जबकि इस परियोजना को घोषित किए हुए करीब 1 साल बीत चुका है। अभी तक पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में ही निर्माण स्थल की पहचान हो सकी है। कंझावला, बवाना, घेवरा, मदनपुर लिंक रोड का निर्माण 6 माह बाद भी अधूरा, वाहन मालिकों की बड़ी मुश्किलें। कंझावला, बवाना, घेवरा, मदनपुर लिंक रोड का निर्माण फरवरी 2026 में शुरू होने की करीब 6 माह बाद भी पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य की धीमी गति और सड़क पर जगह जगह पड़े मलबे के कारण इस मार्ग से रोजाना आवागमन करने वाले हजारों ग्रामीणों, वाहन चालकों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से स्थिति और खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह लिंक रोड कंझावला, बवाना, घेवरा और बदरपुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। करीब 100 फुट चौड़ी सड़क के लिए वर्ष 1998 में कंझावला गांव की चकबंदी के दौरान जमीन छोड़ी गई थी। इसके बाद से ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण और विकास की मांग करते आ रहे हैं। ऑरेंज इकोनॉमी से 4 साल में 20 लाख को मिलेगा रोजगार। जागरण फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री मुरुगन का ऐलान। अगर आपकी कहानी दिल को छूती है तो जागरण फिल्म फेस्टिवल उसे बड़े पर्दे तक पहुंचाएगा। यह महोत्सव उभरते फिल्मकारों को देश भर में पहचान दिलाता है और उन्हें दर्शकों, फिल्म समीक्षकों और फिल्म उद्योग के दिग्गजों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से जोड़ता है। राजधानी में गुरुवार को जागरण फिल्म फेस्टिवल के 14वें संस्करण का विधिवत उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि यह उनके मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत ऑरेंज इकोनॉमी से देश में अगले 4 सालों में यानी 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली में नई गाड़ी खरीदने से पहले अब दिखाना पड़ेगा पार्किंग स्पेस। मास्टर प्लान 2047 में कई बदलाव शामिल। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राजधानी के विकास को लेकर कई बड़े बदलाव का खाका तैयार किया गया है। इसमें ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित करने से लेकर पुरानी दिल्ली और कमर्शियल हब के विकास, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम, यमुना के कायाकल्प, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों के पुनर्विकास तथा लुटियंस जोन की धरोहरों को सुरक्षित रखने की रणनीति शामिल है। योजना में सड़कों पर अवैध पार्किंग पर सख्ती के साथ पार्किंग की उपलब्धता को नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। वहीं यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने और हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। स्पेशल 26 की तर्ज पर रोहिणी में सीबीआई अधिकारी बनकर कथित छापेमारी की कोशिश, पुलिस की जांच जारी। रोहिणी इलाके में फिल्म स्पेशल 2026 की तर्ज पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक कारोबारी के घर पर छापेमारी करने के पहुंचे कुछ संदिग्धों का मामला उजागर हुआ है। दावा किया गया है कि संदिग्धों ने कारोबारी के घर पहुंचकर खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का एक अधिकारी बताकर और तलाशी लेने की बात कही। इसके बाद उनका इरादा लूटपाट करने का था। हालांकि घर में मौजूद महिला की सतर्कता से उनका मंसूबा सफल नहीं हो सका है। महिला ने दरवाजा खोलने से पहले पहचान पत्र और छापेमारी से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन संदिग्ध कोई वे दस्तावेज नहीं दिखा सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बात का प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। दिल्ली में टीबी का कहर, 42 दिन में मिले 12,000 से अधिक नए मरीज। राष्ट्रीय राजधानी में टीबी की चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। विशेष स्क्रीनिंग अभियान के दौरान दिल्ली में महज 42 दिनों में 12,078 नए टीबी मरीज सामने आए हैं। इस वर्ष 24 मार्च से 5 मई तक चले इस अभियान में 71,603 लोगों की जांच की गई। इनमें 1,323 बच्चे और 10,755 वयस्क शामिल थे। सामने आए मरीजों में करीब 42% एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से पीड़ित मिले हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इस वर्ष जुलाई तक दिल्ली में 28.83 लाख लोगों की स्क्रीनिंग, 21.67 लाख छाती के एक्सरे और 3.65 लाख मॉलिक्यूलर टेस्ट किए गए। इस अभियान में अब तक 1.75 लाख टीबी मरीज नोटिफाई किए गए हैं।
एनसीईआरटी की नई टीम पर एनसीआई ने उठाया सवाल, राजनीतिक विज्ञान की किताबों पर घमासान समिति भंग करने की मांग। एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की नई किताबें तैयार करने के लिए गठित टीम को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई का आरोप है कि टीम में कुछ ऐसे सदस्य शामिल हैं जिनका आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से संबंध रहा है। संगठन ने इसे किताबों की अकादमिक निष्पक्षता के लिए चिंता का विषय बताया है। एनसीईआरटी ने राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के विकास के लिए टीम का पुनर्गठन किया है। टीम को कक्षा 11वीं की किताब इस साल नवंबर और कक्षा 12वीं की किताब अगले साल जुलाई तक तैयार करनी है। इसमें जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इग्नू समेत विभिन्न संस्थानों के शिक्षाविद शामिल हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक लगाना केंद्र का काम, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने या उसे विनियमित करना केंद्र की नीति बनाने के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने अधिकारियों से इस पहलू पर फैसला लेने को करते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर इस पर विचार करने को कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने इसे लेकर समय सीमा तय करने से भी इनकार किया है। सज्जन कुमार दिल्ली की राजनीति का वो धुरंधर जिसकी चमक 1984 के दंगों ने हमेशा के लिए छीन ली। कांग्रेस के कदावर नेता में शुमार रहे सज्जन कुमार कभी दिल्ली की राजनीति का बेहद प्रभावशाली और मजबूत चेहरा माने जाते थे। 1970 के दशक में एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सज्जन कुमार ने स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक का सफर तय किया। बाहरी दिल्ली के ग्रामीण और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने अपने क्षेत्र की स्थानीय मुद्दों को समझकर और आम जनता की सीधा संवाद बनाकर पार्टी के भीतर अपना एक खास आधार तैयार किया है। सज्जन कुमार का राजनीतिक कद 1980 के दशक में तेजी से उभरा। 1980 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाहरी दिल्ली सीट से जीत दर्ज कर संसद में कदम रखा। उस दौर में यह निर्वाचन क्षेत्र देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक माना जाता था, जहां जाट, यादव, दलित और झुग्गी झोपड़ियों की विशाल आबादी निवास करती थी। गन्ने से इथेनॉल बनाने के फैसले से बढ़ी चीनी की कीमतें, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश भर में चीनी की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि गन्ने से इथेनॉल बनाने के फैसले ने चीनी उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते महज 17 दिन में चीनी के दाम 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर विदेशी मुद्रा बचाने का दावा कर रही थी। उनका कहना था कि तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने की खेती को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ दिया गया, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।